हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम डेप्रीसिएशन। क्या है इस चैप्टर में, कैसे शुरू होगा? आज की क्लास इजी रहने वाली है। आगे आने वाली क्लासेस कंपैरेटिवली थोड़ी सी मुश्किल बन जाएगी अगर आप प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करोगे। तो सबसे पहले कॉपी खोलिए, चैप्टर का नाम डालिए डेप्रीसिएशन। चलिए जी, फटाफट से सारे आओ, कॉपी खोलो, चैप्टर का नाम डालो डेप्रीसिएशन। सर सबसे पहले डेप्रीसिएशन का मतलब आप सबको पता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब इसमें बेटर लाइन लिखेंगे हम, कॉपी में लिखो इसका मीनिंग, रिडक्शन या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। देखो, इससे पहले हम एक लेवल वाइज चीजें सीखते हैं। हमने अब तक सिर्फ इतना सीखा था कि सर डेप्रीसिएशन का मतलब है एसेट्स की वैल्यू कम होना। आज भी मतलब वही है, मतलब चेंज नहीं हुआ, बट थोड़ा सा ऐड ऑन हो गया। इसका एक्चुअल मतलब है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट। सर टैंजिबल एसेट क्या होता है? सर टैंजिबल एसेट मतलब दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच्ड। जिस एसेट को आप देख सकते हो, छू सकते हो, इसको हम क्या बोलेंगे? टैंजिबल एसेट। ऐसे एसेट्स की अगर वैल्यू कम होती है, इसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। डन सर। सर एक चीज और, सर क्या रीजन क्या हो सकता है डेप्रीसिएशन का? क्या रीजन, क्यों वैल्यू कम होती है? मैंने कहा बेटा पहला रीजन होता है आपका नॉर्मल यूसेज। नॉर्मल यूसेज का मतलब, मान लो मेरे पास एक नया मोबाइल फोन है, मैंने अभी नया मोबाइल लिया, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे उसको मैं यूज करूंगा उस पे स्क्रैचेस आएंगे, थोड़ा बहुत वो पुराना होगा, नॉर्मल वियर एंड टियर होगा। नॉर्मल यूसेज या पैसेज ऑफ टाइम के साथ एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। सर रीजन नंबर 2 पे आते हैं। रीजन नंबर 2 है आपका एक्सीडेंट। सर एक्सीडेंटल पर्पस। एक्सीडेंटल मतलब मान लो मेरे पास कोई भी एसेट है जिसका कुछ भी एक्सीडेंट हो गया। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है जी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी जो रीसेल वैल्यू होगी, जो उसकी सेकेंड हैंड वैल्यू होगी, उसमें प्राइस में रिडक्शन आ जाएगा। सेकेंड रीजन एक्सीडेंटल यूज। तीसरा, सर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजिकल चेंज। इसको हम ऑब्सोलीसेंस भी बोलते हैं। ये क्या चीज है सर? जब आपके पास कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? कम। एग्जांपल, सर अभी आईफोन 16 नया लॉन्च हुआ, नेक्स्ट ईयर जब 17 लॉन्च होगा, 16 की वैल्यू, 16 का प्राइस अपने आप क्या हो जाएगा? कम। गाड़ी का कोई नया मॉडल, नया फेसलिफ्ट निकल के आता है, पुराने वालों का मॉडल का वैल्यू क्या हो जाती है? कम। तो तीन रीजन डेप्रीसिएशन लगता क्यों है? पहला नॉर्मल यूसेज, दूसरा पैसेज ऑफ टाइम या फिर एक्सीडेंटल यूज, तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल चेंज। नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी तो पुरानी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम। तो सिंपल मतलब चैप्टर का मतलब आपको अच्छे से आता है, ये हम पहले भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ चुके हैं। डेप्रीसिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू कम होना। नया पॉइंट तुमने ये सीखा कि टैंजिबल एसेट की वैल्यू कम होने को हम डेप्री बोलते हैं। यहाँ पे एक बच्चे का सवाल आता है कि सर एक चीज बताओ, मान लो कोई इनटैंजिबल एसेट है। मैंने कहा ठीक है, जैसे एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये इनटैंजिबल एसेट है, इनकी भी तो वैल्यू कम हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। आपने बोला टैंजिबल एसेट की वैल्यू कम होने को डेप्रीसिएशन बोलते हैं, तो ऐसे क्यूरियसली हमने एक दिमाग लगाया, इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो सर उसको बोला जाता है अमोर्टाइजेशन। क्या बोला जाता है जी? अमोर्टाइजेशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके 11th में आपका चैप्टर सिर्फ डेप्रीसिएशन के ऊपर है, मतलब सीखेंगे हम डेप्री। थ्योरेटिकल वर्ड, थ्योरेटिकल चीज के लिए आप ये भी सीखो कि अगर इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू कम हो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। डन। इसको कॉपी में नोट करना यार। इसके बाद सारे कॉपी में लिखो फॉर्मूलाज। कुछ एमसीक्यू 3 मार्कर्स आपके फॉर्मूला बेस्ड आ सकते हैं, तो उसके लिए 4 फॉर्मूले कॉपी में लिखवा रहा हूं। प्लीज कॉपी में लिखो 4 फॉर्मूले। उसका एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा उसके बाद, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सब आओ कॉपी में लिखो। पहला फॉर्मूला डेप्रीशिएबल अमाउंट। कॉपी में पहला फॉर्मूला लिखो सारे, डेप्रीशिएबल अमाउंट। फॉर्मूला लिखो इसका, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। अभी पॉइंट समझाऊंगा, तब तक सुनते रहो। इसके नीचे एक स्टार पॉइंट लिखो। लिखो इसके अंदर
स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड, इसके दो नाम और लिखो, एक लिखो सैल्वेज वैल्यू, एक लिखो सैल्वेज वैल्यू और एक लिखो रेजिडुअल वैल्यू, एक लिखो सैल्वेज वैल्यू, एक लिखो रेजिडुअल वैल्यू। अब सर ये चीज है क्या, थोड़ा ये समझाओ। अब आओ सर, डेप्रीशिएबल अमाउंट का मतलब है आपके पास जो एसेट है, जितने भी साल आपको उसको चलाओगे, टोटल उस पे कितना डेप्रीशिएशन, टोटल उसकी वैल्यू कितनी कम होगी, इसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट। एग्जांपल देता हूं सर आपको, मैंने एक 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, ठीक। अब मेरे को बताया जाता है कि सर आप इसको आराम से अपना 10 साल यूज करो, 10 साल बाद जब आप इसको बेचोगे ये गाड़ी आपकी 2 लाख की बिक जाएगी। मतलब 10 लाख मेरा कॉस्ट प्राइस, 2 लाख मेरा स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, कि लास्ट में बेचूंगा तो 2 लाख रुपए मिलेंगे। यार अगर मेरा 10 लाख का एसेट 2 लाख में बिकेगा, मेरा इस एसेट पे टोटल डेप्रीसिएशन कितना लगा, 8 लाख। तो सर यही 8 लाख मेरा क्या है, डेप्रीशिएबल अमाउंट। तो डेप्रीशिएबल अमाउंट डिनोट करता है आपके आज की कॉस्ट ऑफ एसेट, उसमें से आप जब भी एसेट बेचो, जितने साल बाद भी, वो कितने का बिकेगा, बोले तो स्क्रैप वैल्यू, उसको आप डिडक्ट करो, आपका निकल के आएगा डेप्रीशिएबल अमाउंट। चले सर, लिखो सब फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 लिखो, डेप्रीसिएशन पर एनम, डेप्रीसिएशन पर एनम। इसका फॉर्मूला लिखो कॉपी में, डेप्रीशिएबल अमाउंट, डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इसका एक फॉर्मूला और लिखना भाई साथ साथ, लिखो कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। पहला फॉर्मूला डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दूसरा फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। पहली बात तो सर ये फॉर्मूला एक बार समझते हैं आराम से, उससे पहले ये समझो कि ये फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट कैसे हुआ। तो फॉर्मूला क्या है सर, डेप्रीशिएबल अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। मैंने बस डेप्रीशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, तो ये फॉर्मूले दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से सीखते हैं। आओ, तुमने अभी मेरे को बताया जी 10 लाख की गाड़ी थी, 10 साल बाद, नंबर ऑफ ईयर्स याद रख लो एक बारी के लिए, 10 साल बाद जब ये गाड़ी बेचूंगा तो ये गाड़ी 2 लाख की बिकेगी। मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू, आपका डेप्रीशिएबल अमाउंट आया 8 लाख की। 10 साल में, पूरे 10 साल में आपकी गाड़ी की वैल्यू 8 लाख से क्या हो गई, कम। अब एक चीज सुनो सर, पर एनम का मतलब होता है 1 साल, एनुअली, एनम मतलब 1 साल। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं यार 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ, 8 लाख का टोटल डेप्रीसिएशन लगा, अगर 10 साल में लगा तो 1 साल का निकल के आएगा 80,000 पर एनम। तो सिंपल कैलकुलेशन है यार, टोटल तुम्हारा डेप्रीसिएशन 8 लाख रुपए लगा 10 सालों में, अगर 1 साल का चाहिए डिवाइड बाय 10 कर दो। सेम चीज यहां पे देख लो यार फॉर्मूले के साथ, डेप्रीशिएबल अमाउंट 8 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 10, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 80,000 पर एनम। तो दूसरा फॉर्मूला डेप्रीसिएशन पर एनम। अब मान लो आपका क्वेश्चन आपसे सीधा डेप्रीसिएशन पर एनम मांगता है, आपको डेप्रीशिएबल अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा लगाओ कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, आपका डेप्रीसिएशन पर एनम आ जाएगा। डाउट? देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हर एक पॉइंट साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो प्लीज साथ साथ समझते चलो। चले आओ भाई, चलो थर्ड पॉइंट, कॉपी में लिखो सारे, कॉपी में लिखो परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन, कॉपी में लिखो सारे परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन। चले फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला लिखो इसमें, डेप्रीसिएशन पर एनम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, डेप्रीसिएशन पर एनम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। अगर आपको डेप्रीसिएशन का परसेंटेज निकालना है कि भैया कितना परसेंट हर साल डेप्रीशिएट होगा, 5%, 10%, 15%, तो सर उसका सिंपल काम है, आप टोटल डेप्रीसिएशन पर एनम जो आपका आया, इधर आओ एग्जांपल से देखते हैं। सर डेप्रीसिएशन पर एनम आया था 80,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट था कितने का भैया, 10 लाख का एसेट था, ठीक है भैया 10 लाख का एसेट था तो लिख लिया। किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100,
अच्छा, तो जब इसको सॉल्व करोगे आपका रेट ऑफ डेप्रीसिएशन आ जाएगा 8% पर एनम। तो काम सिंपल है, जितना डेप्रीसिएशन एक साल में लग रहा है डिवाइडेड बाय वो एसेट था कितने का, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100। कोई दिक्कत? चले एक आखिरी फॉर्मूला लिखो सब कॉपी में, लास्ट फटाफट लिखो। बुक वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू, बुक वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू। सर बैलेंस शीट क्या होती है अभी आपको बहुत अच्छे से नहीं पता, तो फिलहाल छोड़ दो, बस एक चीज, एक फॉर्मूला लिखो, कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन, कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन। अब सर ये क्या चीज है एक बार आपको समझाता हूं। मान लो आपने इस साल गाड़ी खरीदी, नहीं 10 लाख रुपए की, आपने बोला हर साल 80,000 का डेप्रीसिएशन लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला साल खत्म होने के बाद आपकी गाड़ी की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे भैया देखो सिंपल, 10 लाख का मेरा कॉस्ट था गाड़ी का, पहले साल का जो डेप्रीसिएशन आया वो 80,000 आया, इस हिसाब से पहले ईयर के एंड में मेरी गाड़ी की वैल्यू कितनी हो गई, 9,20,000। तो बुक वैल्यू या बैलेंस शीट का वैल्यू मतलब होता है आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस एसेट को किस कॉस्ट पे, किस वैल्यू पे दिखाओगे, इसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन। अब एक और चीज सुनो, क्वेश्चन आपसे बोल सकता है यार एक काम करो, मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास सारा हिसाब किताब है, ये बताओ इस गाड़ी की 3 साल बाद क्या वैल्यू होगी। मैं कहा एक काम कर, मेरी बात सुनो, 10 लाख तो कॉस्ट प्राइस सेम है, मैं कहा यार एक साल का डेप्रीसिएशन 80,000 है, 3 साल का इंटू 3 करोगे आएगा 2,40,000, करेक्ट। तो सर अगर 2,40,000 का डेप्रीसिएशन आता है, मतलब 3 साल बाद इस गाड़ी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7,60,000। तो कुछ नहीं करना, आपका जो डेप्रीसिएशन एक साल का गिवन है, क्वेश्चन जितने भी साल की वैल्यू पूछे उसको मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट से माइनस करो, आपका बुक वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू आ जाएगा। चेक करो कोई डाउट? सब ओके? तो बुक से एक क्वेश्चन डलवा रहा हूं स्क्रीन पे, सिर्फ फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस करेंगे हम अभी। एक क्वेश्चन आपको लास्ट में सिखा के जाऊंगा कि इसका लेजर कैसे बनता है, तब तक के लिए प्लीज वेट करो, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे ध्यान देने इस क्लास में। फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, प्लीज पढ़ो फटाफट और वापस आओ। चलो भाई सब स्क्रीन पे आ जाओ, एक बार आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऑन 1 अप्रैल 2015 अतुल गैस लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ 90,000। कॉपी में लिखो भाई पहली चीज, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट 90,000। कॉपी में पहली चीज लिखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट 90,000। अब देखो एक चीज आपने जर्नल में सीखी थी मेरे से, क्या सीखा था कि सर जब जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चे आप कभी कभी करते हो, मैंने मशीन खरीदी, क्या मशीन रोज खरीदोगे? नहीं भैया मशीन रोज तो नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके ऊपर आप कोई भी कॉस्ट करोगे, कोई भी खर्चा करोगे, वो इसी की कॉस्ट में ऐड होगा। तो अगली लाइन, आपने 6,000 रुपए कैरियज और 4,000 रुपए इरेक्शन इंस्टॉलमेंट में लगाए, तो भैया इसी में प्लस करो 6,000, इसी में प्लस करो 4,000, आपका टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा 1,00,000। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझो इस चीज को कि सर आपका जब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वो खर्चा हो जो आप कभी कभी करो, हमेशा सारा खर्चा आपको कॉस्ट में ऐड करना है। आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आई 1,00,000। कोई दिक्कत? चलें आगे चलते हैं जी। On the date of purchase, it was estimated that it has an effective life of 10 years. तो लिखो भैया नंबर ऑफ ईयर्स आपको गिवन है 10, जितनी चीजें आपको गिवन है एक बार सारा पुट कर लेते हैं, लास्ट में अपने आंसर्स निकालेंगे। आगे चलते हैं। आफ्टर 10 years its scrap value, after 10 years its scrap value would be rupees 20,000। लो भाई स्क्रैप वैल्यू लिख लो 20,000, लिखा। सारे आंसर्स एक बार निकाल के देखते हैं। सबसे पहला सर डेप्रीशिएबल अमाउंट, फॉर्मूला यहां लिखा हुआ इसलिए यहां नहीं लिख रहा। डेप्रीशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो लो भैया सीधा आंसर लिख देता हूं, 1,00,000 माइनस 20,000, मेरे डेप्रीशिएबल अमाउंट का आंसर आ गया 80,000। कोई डाउट? पॉइंट नंबर 2, सर डेप्रीसिएशन पर एनम सीधा लगाना चाहूं तो जी 80,000 डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स 10, मेरा आंसर आएगा 8,000 पर एनम। दूसरा ऑप्शन वापस से लगा लो, कॉस्ट प्राइस 1,00,000
माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,000 बचा 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 8,000 पर एनम। तीसरा पॉइंट सर परसेंटेज निकालो, तो आओ डेप्रीसिएशन पर एनम था 8,000, कॉस्ट ऑफ एसेट था 1 लाख इंटू 100, आपका परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन आ गया 8% पर एनम। चलो भाई सब बताओ, यहां तक कोई डाउट? सब बढ़िया? चलो चलो भाई सारे फ्रेश पेज पे आओ, फ्रेश पेज पे हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। फ्रेश पेज पे आएंगे सारे भाई और हेडिंग डालेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। अगला टॉपिक प्लीज सारे डालो मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। चलो भाई चलो, इस क्लास में सिर्फ इतना ही कराऊंगा, आपको मेथड समझा के क्लास को एंड कर दूंगा। आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो एक नया प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आऊंगा कि इस चैप्टर में लेजर्स कैसे बनते हैं। अभी जो तुमने सीखा ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ 1 मार्कर्स या 3 मार्कर्स आ सकते हैं। इस चैप्टर से बकाया 6 या 8 मार्कर्स आते हैं, वो कैसे आते हैं तुम नेक्स्ट क्लास से सीखना शुरू करोगे। फिलहाल टॉपिक डालो मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। यहाँ पे प्लीज ऐसे 2 एरोज 2 बाइफोकेशंस बनाओ। पहले वाले में लिखो स्ट्रेट लाइन मेथड, प्लीज तुम लोग फुल फॉर्म लिखना। पहले वाले में लिखो स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरे में लिखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। प्लीज तुम लोग फुल फॉर्म लिखना यार। पहले वाले में लिखो स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरे वाले में लिखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और नाम लिखो, स्ट्रेट लाइन मेथड का प्लीज सारे भाई एक और नाम लिखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम लिखेंगे सारे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। WDV रिटर्न डाउन वैल्यू का दूसरा नाम लिखो रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। चलें एक एक नाम और हो जाए। चलो चलो देखो जितने नाम तुम्हारे क्वेश्चन में आ सकते हैं सारे लिखवा रहा हूं तो सुन लो ना यार। लिखो यहां पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, पहले वाले का ही तीसरा नाम लिखो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और इसका तीसरा नाम लिखो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका तीसरा नाम लिखो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लिख लिए फुल फॉर्म्स? अब दोनों में समझाता हूं, इधर फोकस करना। इसके बाद का एग्जांपल प्लीज बाद में नोट करना, पहले समझने पे ध्यान देना। आओ मान लेते हैं दोनों जगह एक मेरे पास मशीन है जिसकी वैल्यू 1 लाख है। क्वेश्चन कह रहे हैं जी यहाँ पे भी 10% का रेट गिवन है डेप्रीसिएशन का, यहाँ पे भी 10% का रेट गिवन है डेप्रीसिएशन का। तो डेप्रीसिएशन मतलब हर साल आपकी मशीन की वैल्यू 10% डेप्रीशिएट होगी, दोनों जगह सेम। इंपॉर्टेंट ध्यान दो, 1 लाख का जब 10% निकालोगे मतलब पहले साल 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लगा, आपकी मशीन की वैल्यू निकल के आएगी 90,000। सिंपल गेम। यहां भी सेम, 1 लाख का 10% निकालोगे 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लगेगा, आपकी मशीन की वैल्यू निकल के आएगी 90,000। तो सर एक बात बताओ ना क्या फर्क है दोनों में? 1 लाख का 10% 10,000, 90,000 वैल्यू बची। 1 लाख का 10% 10,000, यहां भी 90 बची। तो अब फर्क सुनो, ध्यान से सुनना। सर पहले साल तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड जब आप अगले साल आओगे स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ये मेथड आपसे कहता है आप हमेशा डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाओ। मतलब जितने की मशीन तुमने खरीदी थी हमेशा डेप्रीसिएशन उस पे लगाओ। तो सेकेंड ईयर में भी 1 लाख का 10% डेप्रीसिएशन लगेगा 10,000, वैल्यू निकल के आ जाएगी 80,000। अच्छा तो हमने ये समझा अगर स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड आता है, हमेशा आपको एक काम पे ध्यान देना है। वो काम ये है कि सर हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट एसेट जितने का था उसी पे आप हर साल डेप्रीसिएशन लगाओ। अब इधर आओ सर, रिटर्न डाउन, रिटर्न डाउन मतलब कम, रेड्यूसिंग बैलेंस, रेड्यूस मतलब कम करना, डिमिनिशिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग मतलब वापस से कम करना। इसका मतलब अगर ये मेथड आएगा आप हमेशा नई वैल्यूज पे डेप्री लगाओगे। मतलब अब 1 लाख पे नहीं, 90,000 का 10% निकल के आएगा 9,000, आप डेप्री लगाओगे 9,000, वैल्यू आ गई 81,000। तो सर दोनों मेथड में फर्क, स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है आप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्री लगाते रहो, हर साल डेप्रीसिएशन 1 लाख पे लगता जाएगा।
डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस, WDV मेथड, ये कहता है आपके एसेट की जो नई वैल्यू आती जाए ना उस पे लगाओ। थर्ड ईयर वापस से 1 लाख का 10%, 10,000 यहां से माइनस हो जाएगा डेप्रीसिएशन, लेकिन यहां पे 81,000 का 10%, 8100 माइनस होगा। तो दोनों मेथड्स में आपको फर्क समझ आना चाहिए। तीन तीन नाम दोनों के थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इनमें से कोई नाम आ सकता है, तो आपको नाम आने चाहिए। कोई दिक्कत? आज की क्लास बहुत सिंपलिस्टिक थी, अगली क्लास से थोड़ी बहुत चीजें मुश्किल होनी शुरू होंगी, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। प्रैक्टिस करते जाओ, साथ साथ सुनते समझते जाओ, ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, बट प्लीज इतना रिवाइज करके आना। डन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, थैंक यू सो मच।